नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। पता नहीं पिछले 2-3 महीनों से आप देश को अस्थिर देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन मुझे चौतरफा ऐसी घटनाएं दिख रही हैं जो भारत के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं, शंकाएं पैदा कर रही हैं, चिंतित कर रही हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं है, आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो अचानक से हो गया या हो रहा है। यह सब कुछ पिछले 10 सालों से उबल रहा था, पक रहा था, लेकिन सामने दिख नहीं रहा था। किसी भी देश के सिस्टम में 7 मुख्य स्तंभ होते हैं: संविधान, सेना, न्यायपालिका, नौकरशाही, शिक्षाविद, चुनाव और मीडिया। इनमें से केवल कुछ के उदाहरण ही आपको समझाने के लिए पर्याप्त होंगे कि क्या कुछ अनर्थकारी घटित हो रहा है यहाँ। सबसे पहले बात करते हैं न्यायपालिका की। वैसे तो आए दिन कोर्ट के अजीबोगरीब फैसलों से हम सब चौंकते रहते हैं, न्यायपालिका को भला बुरा कहते रहते हैं। मैंने पहले भी इस पर 3 वीडियो बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आप विस्तार से देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब देश के अंदर न्याय व्यवस्था का चरित्र नग्न होकर सबके सामने आ चुका है। न्यायपालिका बाहुबली नेता, भ्रष्ट अधिकारियों, टुकड़े टुकड़े गैंग और पैसे वालों के सामने नृत्य करता है, नतमस्तक होकर पंगु खड़ा है। चीफ जस्टिस का यह वीडियो देखकर आप समझ जाइए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को कौन चला रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण आपको न्यायालय के गिरते स्तर का नहीं मिल सकता है। Justice designate from Brazil is here. What a pleasure. Very nice to meet you, sir. Very distinguished judge. That's the ambassador of Brazil is here, Mr. Kapil Sibal, who's a member of parliament and very distinguished lawyer, senior lawyer. And President of SCBA, my lord. And President of President of the Supreme Court. Yes. Nice. Very nice to meet you. How are you? Previous ambassador. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. Sanjeev, please come. जी हाँ, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कुछ वकील अपने उंगलियों के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट को चलाते हैं। कपिल सिब्बल ने फ़ोन पर तीस्ता सेतलवाड़ को जमानत दिलवा दिया था, वह भी तब जब जज महोदय अपनी बेटी के नृत्य परफॉर्मेंस को हॉल में बैठकर देख रहे थे और वह कपिल सिब्बल का फ़ोन देखकर हॉल से बाहर आए और बाहर से ही फ़ोन पर तीस्ता सेतलवाड़ को जमानत दे दिया गया। और आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों केस लंबित हैं, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जब चाहते हैं तब अपना केस लगवा देते हैं और जब चाहते हैं तब सुनवाई हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि वह अपनी मर्यादा मत गिराए, उसे बरकरार रखे। इसी इकोसिस्टम को ख़त्म करने के लिए बीजेपी को जिताया गया था, लेकिन कब सब सामान्य होगा पता नहीं। मोदी जी को किसी का बुरा नहीं बनना, जबकि देश हित में बुरे लोगों का बुरा बनना होगा, तभी देश का भला होगा। जिस देश में जजों की जवाबदेही तय नहीं है, वहाँ काहे का इंसाफ और काहे का लोकतंत्र। चलिए अब दूसरे स्तंभ सेना की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस ने पहले भी 3-4 मौक़ों पर सेना को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन अभी उन्होंने जो किया वो बेहद शर्मनाक है। पहले तो उन्होंने अग्निवीर के खिलाफ हिंदुओं को भड़काया, हिंदुओं को इसलिए क्योंकि मुस्लिम तो उनकी नहीं बल्कि मौलानाओं की सुनते हैं और मौलाना खुलकर उन्हें अग्निवीर योजना ज्वाइन करने का आदेश दे रहे हैं। लिहाजा राहुल ने युवा हिंदुओं को भड़काया है कि अग्निवीर योजना बेकार है और अब अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वो सेना के हर अधिकारी के माँ बाप से कहलवा रहे हैं कि अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, है ना। चाहती स्कीम ये बंद हो? बिल्कुल ये बंद होनी चाहिए और मैं सरकार से भी हाथ जोड़ के और निवेदन करूंगी और उनसे यही कहूंगी कि वो अग्निवीर बंद कर दीजिए, क्योंकि अग्निवीर 4 साल के ठीक नहीं है। उनको पेंशन, उनको कैंटीन, उनको जितना एक फौजियों का फैसिलिटी मिलता रहा है पहले से, वही लागू हो। मैं सरकार से निवेदन करूंगी। कैप्टन अंशुमान वीर गति को प्राप्त हुए, उन्हें कीर्ति चक्र मिला, पत्नी की वीडियो आई, फिर राहुल गांधी पिक्चर में आए। उनकी माताजी से अग्निवीर पर कांग्रेस के विचारों की संस्तुति के बाइट दिए गए। फिर दूसरे वीडियो में राजनाथ सिंह और योगी जी से सतत मिलती सहायता भी स्वीकारी गई। फिर एक नए वीडियो में माता पिता कह रहे हैं कि मृत्योपरांत मिली राशि को बहू लेकर भाग गई, जो केवल 6 महीने से विवाहित थी। हमें कुछ नहीं मिला।
उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि वो उनकी बात सरकार से करेंगे, रक्षा मंत्री से करेंगे। राहुल के पास इतनी समझदारी तो होनी चाहिए कि एक शहीद जवान के घरेलू मामलों को सार्वजनिक करने से उन्हें बचना चाहिए। इसके साथ ही शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह जी के घर वालों से भी निवेदन है कि वह राजनीति के चक्कर में न पड़े। ये आजकल के नेता लोग आपके भावनाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। यह पारिवारिक विषय है, यह किसी जवान का घर नहीं, ऑफिसर का है। विपक्ष ऐसे विषयों को आगे पुश कर रहा है जिसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने अपनी विधवा बहू के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए वे दुखद हैं। दुखद इसलिए क्योंकि इससे उनके बेटे की विरासत बर्बाद हो जाएगी, इससे उनके बेटे का बलिदान मजाक बनकर रह जाएगा। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था? कारण जो भी हो, लेकिन इससे बचना चाहिए था। वे राजनीतिक चालबाजियों को समझने के लिए काफी परिपक्व हैं। शहीद के परिवार का पहले कोई मीडिया में नहीं आता था और राहुल के मिलने के बाद से ही ये लोग मीडिया में आकर कंट्रोवर्सी करने लग जाते हैं। क्या राहुल गांधी इन शहीदों के परिवारों की भावनाओं से खेल रहे हैं? सेना के परिवारों का मजाक बनाकर अग्निवीर का मुद्दा भुनाने की हरकत बेहद गिरी हुई है। राहुल गांधी इस माता पिता के लिए कुछ नहीं कर सकता, पर वह उनके लिए मसीहा बना हुआ है। यही प्रोपेगेंडा है। राहुल गांधी मणिपुर के लिए भी कुछ नहीं कर सकता, पर वो छोटी बच्चियों के साथ फोटो खिंचवा कर ये दिखा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, राष्ट्र के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से अधिक उसे चिंता है, जबकि ये तीनों वहाँ की स्थिति सामान्य करने हेतु कार्य कर रहे हैं। परसेप्शन और नैरेटिव के खेल में ऐसे समाचार हर दिन एक नया घाव देते हैं। दुर्भाग्य से सत्ता पक्ष के पास इसकी कोई काट नहीं है। राहुल गांधी राजनीतिक लड़ाई हार चुके हैं, अब वो भावनात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं। कम से कम ऐसे विषयों पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, पर सत्ता की लालच में राहुल गांधी इतने गिर गए कि सेना हो या देश, सबके सिर पर पैर रख के सरकार को बदनाम कर अपनी इमेज सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब तीसरे महत्वपूर्ण स्तंभ शिक्षाविद को भी देख लेते हैं। इकोसिस्टम का कमाल देखिए। भारत के विरोध में हमेशा जहर उगलने वाली अरुंधति राय के खिलाफ जैसे ही सरकार ने FIR दर्ज की और दिल्ली के राज्यपाल ने उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी, वैसे ही उनकी पावरफुल वॉइस के लिए उन्हें पेन पिंटर प्राइज से सम्मानित कर दिया गया। यह ब्रिटेन द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने नाटक, कविता, निबंध या कथा साहित्य में उत्कृष्ट कार्य किया हो। अरुंधति राय को इस वर्ष के पुरस्कार के लिए पेन के अध्यक्ष रूथ बोर्थविक, अभिनेता खालिद अब्दुल्ला और लेखक रोजर रॉबिन्सन के एक पैनल द्वारा चुना गया। किस लिए चुना गया वह भी जान लीजिए। पेन पिंटर की जूरी ने पर्यावरणीय गिरावट से लेकर मानवाधिकारों के हनन जैसे व्यापक मुद्दों पर तीखी टिप्पणी के लिए अरुंधति राय के साहित्यिक कार्यों की प्रशंसा की। अब आप सीधे समझ सकते हैं कि बुलडोजर से अवैध घुसपैठियों को निकालने और उनके मोहल्ले खाली कराने से, मुस्लिमों को और अधिक भागीदारी व सुविधाएं न मिलने से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। बाकी बंगाल, पंजाब, केरल में सब अच्छा चल रहा है। इसी एजेंडा के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। सरकार फिर बैकफुट पर है। देखना है कि इन पर केस चला के इन्हें सजा दी जाती है या नवंबर में इन्हें पुरस्कार लेने के लिए लंदन भेजा जाता है। शिक्षाविदों के विनाशकारी सैकड़ों उदाहरण आपको एक हफ्ते के समाचार पत्र में ही मिल जाएंगे। अब देखिए, झारखंड के घाटशिला में एक निजी स्कूल में LKG और UKG के बच्चों को पाकिस्तान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान याद कराया जा रहा है। पूछने पर बताया गया कि सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि वहाँ किस समुदाय के शिक्षक होंगे। कितनी जगहों पर हिंदू बच्चों को स्कूलों में नमाज पढ़ाई जा रही है, कितनी जगह रोज़ा इफ्तार किया जा रहा है, कितनी जगहों पर महाराणा प्रताप और शिवाजी के खिलाफ अपशब्द पढ़ाए जा रहे हैं। ये सब किस्से आम हैं। 10 साल में शिक्षा नीति नहीं बन सकी, 1 नेशन 1 एजुकेशन नहीं हो सका, अब तो क्या ही होगा। चौथे स्तंभ चुनाव पर तो क्या ही बात करें। आपको अच्छी तरह याद होगा कि चुनाव में किस तरह के झूठ और फरेब से एजेंडा सेट किए गए थे। जातिवाद के जहर को कांग्रेस ने देश में अच्छे से घोल दिया है। अब ये जातिवाद देश के टुकड़े कराएगा और कांग्रेस को सुकून की नींद आएगी। एक उदाहरण देखिए,
भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो खुशियां मनाने की जगह बहुत से हिंदू मातम मनाते दिखे। उनका रोना था कि इंडियन क्रिकेट टीम में कुछ जातियां ही खेलती हैं। क्रिकेट टीम में एक भी SC/ST खिलाड़ी नहीं है। भारत में SC/ST समाज की आबादी 25% है। इतनी बड़ी आबादी को ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका, कला और खेल क्षेत्र में नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब इस मूर्खता को आप क्या कहेंगे? जाति देखकर ओलंपिक में भेजा जाए, क्रिकेट और हॉकी में चयन किया जाए, तब तो मिल चुकी देश को सफलता। न्यायपालिका और नौकरशाही में योग्यता से पहुंचा जा सकता है, जाति से नहीं। इस जातिवाद के एजेंडे को भाजपा ने भी भरपूर हवा दी, क्योंकि विपक्षी दलों ने उसके पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। जहां इन्होंने जातिवाद नहीं किया वहां ये हार गए। यूपी का चुनाव परिणाम यह साबित करता है। फिर तो हो चुका देश का कल्याण। फ्री के घोषणाओं ने आज पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पश्चिम बंगाल को भारी कर्जदार बना दिया है। चुनाव जीतने के लिए अब नेता देश को भी दांव पर लगा देंगे और लगा रहे हैं। जब एक के बाद एक राज्य कर्ज में डूबते जाएंगे तो फिर देश आगे कैसे बढ़ सकता है? संसद में जय फिलिस्तीन बोलने वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ और असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर भारत माता की जय का पोस्टर लगाने वालों पर FIR दर्ज हो गई। मतलब साफ है कि भारत माता की जय ज्यादा कम्युनल है बशर्ते कि जय फिलिस्तीन। मैसेज यही मिलता है कि सरकार किसी की हो, सिस्टम तो उन्हीं का है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे जो नेता लगातार नीट पेपर लीक के मामले में खुद को छात्रों का रहनुमा साबित करने में जुटे थे, वो एहसानुक, इम्तियाज और जमालुद्दीन के गिरोह का भंडाफोड़ होने पर मजाल है कि उनका नाम तक जुबान पे ले आए। सब ठंडे बस्ते में चला गया। कांग्रेस अपने IT सेल के लिए 1500 से ज़्यादा नए प्रोफेशनल्स को नियुक्त कर रही है। मतलब गलत सूचनाओं की एक नई लहर आने वाली है। इन गलत सूचनाओं के कारण भाजपा अपनी जमीन खो रही है। बीजेपी, जिसे कभी तकनीक के मामले में विपक्ष से बहुत आगे माना जाता था, आज विपक्ष का 10% भी नहीं है। मोदी शाह की सारी चाणक्य नीति फेल हो चुकी है। यह बहुत शर्म की बात है कि भाजपाइयों को अभी भी लगता है कि मोदी का नाम उन्हें जिता देगा। यह एक कठोर तथ्य है। भाजपा कम से कम सोशल मीडिया पर कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों से हार रही है। कांग्रेस वाले अपना IT सेल और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। वो लोग लाइन से झूठी खबरें चलाकर सोशल मीडिया पर लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। वहीं भाजपा का IT सेल झूठ को ठीक से काउंटर तक नहीं कर पा रहा है। कांग्रेसी अभी से आने वाले चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। इधर भाजपा का IT सेल 2019 से अभी तक वैसे के वैसे ही सोया हुआ नजर आ रहा है। आम कार्यकर्ता और सपोर्टर 10 साल बाद भी धक्के खा रहे हैं। हताश निराश सैनिक कब तक धर्म ध्वजा लहराते रहेंगे? कल अमेठी में मुसाफिर खाना कोतवाली के सामने मुस्लिम भीड़ इकट्ठा होकर नारे लगा रही थी कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। अमेठी में इस तरह के नारों का औचित्य आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यह समझना मुश्किल नहीं है कि वहां कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को हराकर चुनाव जीता है। जहां कांग्रेस वहां जिहाद, वहां आतंकवाद, वहां अलगाववाद। कल्पना कीजिए कि योगी सरकार जिस दिन नहीं होगी उस दिन उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा। चलिए 6वें महत्वपूर्ण स्तंभ नौकरशाही को भी देख लीजिए। अब तक ये सभी लोगों को पता चल गया होगा कि यूपी में भाजपा की हार के पीछे एक बड़ा कारण नौकरशाही थी। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि यूपी के कई प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं जो अंदर से हाथी और साइकिल हैं। मतलब साफ है। चुनाव में बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक मतदाताओं के नाम काटे गए। मतदाताओं की अंतिम सूची और पीठासीन अधिकारी के पास मौजूद मतदाता सूची में बड़ा गैप पाया गया। अधिकारियों पर जानबूझकर गड़बड़ी करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने उन निर्वाचन क्षेत्रों से 12 जिलाधिकारियों का तबादला कर दिया जहां भाजपा लोकसभा चुनाव में हार गई थी। पहले भी अनेक विभागों से ऐसी खबरें आई थी कि मुख्यमंत्री के आदेशों का भी पूर्ण रूपेण पालन नहीं किया जा रहा है। फिर वही बात कि सरकार किसी की हो, सिस्टम तो हमारा ही है। वहीं बंगाल में नौकरशाही का उलट रवैया देखिए। वहां कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। त्राई त्राई मची हुई है। अवैध सर्टिफिकेट और पहचान पत्र रोज जारी किए जा रहे हैं। कोर्ट तक की नहीं सुनी जा रही है। मजाल है कि कोई अधिकारी गैर कानूनी काम करने से भी मना कर दे। ममता बनर्जी ने सबको ऐसा टाइट कर रखा है कि सामने अत्याचार होता देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं। और यहाँ आप लल्लू बनकर बैठे हैं, कोई आपकी सही बात भी सुनने को तैयार नहीं है।
निचले स्तर पर भ्रष्टाचार जरा भी कम नहीं हुआ। ठेकेदार पैसा खाता है, सरकारी इंजीनियर पैसा खाता है, इसका कमीशन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों तक पहुंचता है। यहाँ भ्रष्टाचार में जरा भी कमी नहीं आई है। जनता इस तकलीफ को भुगत रही है। अब आप स्वयं निर्णय कीजिए कि जब देश का कोई भी स्तंभ मजबूती से खड़ा नहीं है, सरकार के साथ नहीं है, तो ऐसी सरकार कितने दिन और वर्ष चल पाएगी। इस अराजकता से निपटने में फिलहाल भाजपा फेल है। ममता बनर्जी को सत्ता में आए मात्र 13 साल हुए और उनका सिस्टम नीचे से ऊपर तक ऐसा बन चुका है कि मोदी जी उसे हिला पाने में सक्षम नहीं हो सके। हर चुनाव में मात खा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को मरवा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लाचार और तमाशबीन बने हुए हैं। इसको कहते हैं शासन। दूसरा उदाहरण कर्नाटक का देख लीजिए। 3 बार लगातार सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा वहां अपना कोई सिस्टम नहीं बना सकी, जबकि 1 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार वहां आई है और तुरंत हिजाब से बैन हटा, सार्वजनिक जगहों पर नमाज की छूट हुई, लोगों में अंधाधुंध फ्री बांटना, मंदिरों पर टैक्स में बढ़ोतरी, धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द किया गया, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। सरकार ने बजट में वक्फ संपत्तियों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ रुपए और अन्य धार्मिक स्थलों जिनमें हिंदू भी शामिल हैं उनके लिए 20 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया गया। भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को रद्द किया गया, जिनमें हिजाब बैन, गौ हत्या और हलाल कट भी शामिल है। सोचिए, मात्र 1 वर्ष में यह सारे काम कर दिए कर्नाटक सरकार ने। तो प्रश्न तो उठेगा ना कि 10 साल में मोदी सरकार कुछ भी क्यों नहीं कर पाई। कांग्रेस के तुष्टीकरण हेतु बनाए गए गलत कानूनों को भी नहीं खत्म कर पाई, अपना कोई सिस्टम नहीं बना सकी, एक एक करके सीट भी गंवाती जा रही है। यकीन मानिए, आने वाला समय बहुत कठिन है। भाजपा गांधीवाद से अलग कुछ नहीं करने वाली। मोदी जी नोबेल पुरस्कार लेकर ही मानेंगे, जबकि विपक्ष अब मजबूत है। वो हर ऐसे मुद्दे को उठाएगा कि भाजपा निरुत्तर हो जाए, क्योंकि जवाब देने की इनकी रणनीति कमजोर है। तो परिणाम इनके साथ साथ देश के वे सभी हिंदू भी भुगतेंगे जो भाजपा को वोट देकर अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। विचार कीजिए इन स्थितियों पर और लगातार आवाज उठाइए। इससे ज्यादा हम सब कर ही क्या सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।